किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए हम किसान भाइयों की खेती किसानी से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। किसान भाइयों के सवालों को इस कार्यक्रम के लाइव शामिल किया जाता है। किसान भाइयों, आपके लिए एक बेहद खास सूचना ये भी है कि अब हेलो किसान के माध्यम से आप अपने सवाल वीडियो के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं और हेलो किसान के कार्यक्रम के माध्यम से आपके सवालों के समाधान भी किए जाते हैं। हर बार अलग अलग विषय लेकर हम आते हैं और अलग अलग विषयों के जरिए आपके समाधान करने का प्रयास किया जाता है। आज ऐसे कौन से विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं हेलो किसान के कार्यक्रम में, इस विषय को भी जान लेते हैं। तो आज हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले डालते हैं आज के विषय क्या रहेंगे। तो नजर डालते हैं आज के विषय पर। आज हम बात करेंगे तिलहन मिशन के बारे में। सरसों और अलसी के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन से हैं और क्या आपको करना है जिसके जरिए तिलहन मिशन में जो आत्मनिर्भरता की बात हम कर रहे हैं उसमें किसान भाई अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। तो किसान भाई हमेशा की तरह अपने कोई भी सवाल पूछने के लिए 3 माध्यमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्यक्रम हेलो किसान में जुड़ने के लिए 3 माध्यम हमेशा आपके लिए रहते हैं। पहला विकल्प होता है टोल फ्री नंबर का। टोल फ्री नंबर आपकी स्क्रीन पर है, नंबर नोट कर सकते हैं 1800113060, 1800113006। फ़ोन करते समय हमेशा की तरह टेलीविजन की आवाज़ को कम रखें और आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क हो ताकि एक बेहतर संवाद बनाया जा सके। जिन किसान भाइयों का फ़ोन नहीं लग पाता वो व्हाट्सएप के ज़रिए अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर भी नोट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। व्हाट्सएप करते समय अपने सवाल आप जहां से भेज रहे हैं उस जगह का नाम और अपना नाम सवाल के साथ लिखना बिल्कुल ना भूलें। इसके अतिरिक्त किसान भाई एक और विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है हमारी ईमेल आईडी। आप ईमेल आईडी का भी इस्तेमाल करके अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, hellokisan2015@gmail.com। तो इन 3 माध्यमों का बेझिझक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तिलहन मिशन से जुड़े आपकी कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कोई भी संशय आपके मन में है तो आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए, अपने सवाल पूछिए और आपकी समस्या का समाधान हेलो किसान के इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम करेंगे। अब रुख करते हैं उन एक्सपर्ट्स का जो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। तो आइए रुख करते हैं सबसे पहले स्टूडियो में मौजूद डॉक्टर शरद कुमार द्विवेदी जी का। डॉक्टर शरद जी, आपका बहुत स्वागत है। आप निदेशक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर शरद जी आपसे ही करेंगे। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन जब वो जुड़ेंगे तो उनका भी तारुफ हम दर्शकों से करा देंगे। फिलहाल चर्चा की शुरुआत आपसे हम करते हैं। हमारे देश में तिलहन जो खाद्य तेल है उसके बहुत ज़्यादा मांग रहती है। तिलहन फसल की जो प्रोडक्शन को लेकर है उसमें भी कहीं ना कहीं हम पीछे चल रहे हैं और वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व भर में जो खाद्यान्न तेलों की जो खपत है वो भी उसमें हम सबसे ज़्यादा हैं। तिलहन मिशन, सबसे पहले हम समझना चाहेंगे आपसे कि तिलहन मिशन कैसे परिभाषित किया जाए, इसको कब शुरू किया गया था, कहाँ तक लक्ष्य रखा गया है और अभी हम कहाँ पर हैं। आपका धन्यवाद। मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि जो तिलहन मिशन है ये 3 अक्टूबर 2024 को प्रारंभ किया गया और इस मिशन का मेन उद्देश्य ही यही है, जैसा कि आपने बताया, कि किस तरह से हम तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को हासिल करें। ये 7 साल का मिशन है, 24 से लेकर 2030-31 तक ये मिशन चलेगा और इस मिशन में जो मेन है, एक तो प्रोडक्शन को बढ़ाना है। प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इसमें जो हमारे जो मतलब लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसको हम जो है 39 से लेकर जो है 69 मतलब 69 तक जो है मिलियन टन तक जाना है हमको। उसी तरह आप क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र को भी इसमें विस्तार करना है। जो है क्षेत्र को भी हमें जो है इसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्षेत्र की ऐसी चीज़ है कि क्षेत्र में आप बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं कर सकते हैं। मेन विस्तार आपको या तो इसकी उत्पादकता को बढ़ाना होगा और उत्पादन को बढ़ाना होगा। तो क्षेत्र का भी विस्तार का इसमें कुछ रखा गया है जिसमें लगभग हम 303 जो है मिलियन हेक्टेयर तक जा सकते हैं। उसी तरह उत्पादकता को इसमें मेन महत्व दिया गया है। उत्पादकता की बात करें तो अभी जो हमारी उत्पादकता है लगभग वो समझ लीजिए 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास तिलहन में आती है और इसमें जो लक्ष्य रखा गया है कि इसके माध्यम से कम हम जो लगभग 2200
2200 किलोग्राम पर हेक्टेयर तक जाएंगे। अगर ये 7 साल में जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं वो आपको बहुत खुशी होगी कि बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस इस हमें मिला है और इस मिशन के आने से किसान भाइयों ने काफ़ी सहयोग किया है, जागरूक हुए हैं और तिलहन के क्षेत्र को बढ़ावा दे रहे हैं। अब जो इसमें बात आती है कि इस मिशन को कितने साल के लिए लागू किया गया, तो 7 साल के लिए लागू किया गया, क्योंकि तिलहन में देखिए हमारी आत्मनिर्भरता की जो हम इसलिए बात करते हैं कि अभी भी 56% हम आयात करते हैं। बिल्कुल। और 46% ही मतलब जो है हमारे यहाँ 44% ही जो हमारे यहाँ है वो केवल जो है उत्पादन तेल का हो पा रहा है। जैसा और आपने भी बताया कि खपत भी बढ़ी हुई है, तो खपत की बढ़ी होने के कारण ही जो है हमारी किस तरह से आत्मनिर्भरता बने उसके लिए हमें उत्पादन को बढ़ाना होगा। बिल्कुल। तो इन्हीं तथ्यों के साथ इसको शुरू किया गया। अच्छा, ये मिशन जो है ऐसे नहीं कि इसको क्लस्टर मोड में लिया गया है जो है, तो क्लस्टर का मतलब यहाँ पे ये है कि जो मुख्य तिलहनी फसलें हैं जिसमें मूंगफली है आपका, जिसमें आपका सरसों है, जिसमें आपका सोयाबीन है, तो इन फसलों के लिए एक क्लस्टर का साइज 500 हेक्टेयर रखा गया है जो है। ये बड़े क्लस्टर बनेंगे। छोटे क्लस्टर जिनको हम लोग माइनर तिलहन बोलते हैं, तो उसमें देखिए तो आपके जो है ये आ जाते हैं, राम तिल हो गया आपका जो है, उसी तरह आपका जो है ये लिनसीड हो गया जिसको आप अलसी बोलते हैं, उसी तरह आपका जो है ये सूर्यमुखी हो गया, सनफ्लावर जिसको बोलते हैं। तो इनके लिए जो रखा गया है कम से कम एक क्लस्टर का साइज जो है वो लगभग 250 हेक्टेयर के आसपास होना चाहिए। अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूँ जो है समतली भूमि प्लेन की बात कर रहा हूँ। अगर आप यही पहाड़ी इलाकों में चले जाएं, क्योंकि वहाँ बड़े जोत आकार नहीं मिलते हैं, एक साथ इतना आपको क्लस्टर का साइज नहीं मिल पाएगा, तो वहाँ पे एरिया को कम कर दिया गया है और वो एरिया 200 हेक्टेयर के आसपास रखा गया है। अब इसमें एक जो महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इस मिशन में एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं मूल्य श्रृंखला, BCP बोलते हैं, वैल्यू चेन पार्टनर। मूल्य श्रृंखला के जो पार्टनर हैं ये BCP एक्चुअली होते क्या हैं, ये मेनली होते हैं जैसे आपके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, FPO जिनको आप बोलते हैं। बिल्कुल। FPO हैं, कॉपरेटिव्स हैं और जो पब्लिक प्राइवेट एजेंसीज हैं। तो इसमें BCP के माध्यम से मूल्य श्रृंखला जो आपके जो संयोजक हैं उसके बाद जुड़ सकते हैं। इनका एक्चुअली जो मेन रोल है, इनका मेन रोल ये है कि ये किसानों को एक साथ लाते हैं। आप समझ लीजिए उनको एक प्रकार से संयुक्त ग्रुप में एक प्रकार से लाते हैं और एक किसान का जो एक क्लस्टर बनेगा, इसमें जो मैं बात कर रहा हूँ उसमें जो एक रखा गया कि 200 किसान कम से कम एक क्लस्टर से जुड़े, ये भी इसमें चीज़ को रखा गया है। और आपको जान के खुशी होगी लगभग 550 जिलों में ये परियोजना इस समय बहुत अच्छे तरीके से क्लस्टर मोड में चलाई जा रही है और जिसमें 1076 जो है वैल्यू चेन क्लस्टर बनाए गए हैं। और इसमें BCP जो मैं अभी बात कर रहा था, मूल श्रृंखला की जो BCP और आपकी FPO जो आइडेंटिफाइड है, इनकी भी संख्या जो है लगभग 900 से ज़्यादा हो गई है। तो ये मुझे खुशी आज बताते हुए कि ये मिशन बहुत अच्छी तरीके से रन कर पा रहा है और इसमें जो है मतलब स्टेट का प्रशासन और साथ साथ किसानों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। धन्यवाद जी। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है और जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उसकी ओर तेजी से कदम हमारे किसान भाई भी बढ़ा रहे हैं। इसमें और जागरूकता कैसे लानी है और जो प्रोडक्शन को लेकर लक्ष्य रखे गए हैं उसको बढ़ाने के लिए और क्या कुछ हो सकता है सरकार द्वारा, उसको भी हम समझेंगे और सरकार द्वारा क्या व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं इसको भी हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट पर पहले नजर डाल लेते हैं। देश में तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों में से एक है तिलहन मिशन। तिलहनों में सरसों और अलसी का अपना एक खास महत्व है। इन्हें बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन को क्रियान्वित किया जा रहा है। तिलहन मिशन का उद्देश्य प्राथमिक तिलहन फसलों जैसे रेपसीड और सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, नाइजर, अलसी और अरंडी के उत्पादन को बढ़ाना है और साथ ही कपास, नारियल, चावल की भूसी के साथ साथ वृक्ष जनित तिलहन जैसे द्वितीयक स्रोतों से खाद्य तेल के संग्रह और निष्कर्षण दक्षता को बढ़ाना है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देश के अलग अलग केंद्रीय और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से 9 तिलहनी फसलों की स्थान विशिष्ट उच्च उपज देने वाली किस्मों और उनसे संबंधित उन्नत कृषि तकनीकों सहित विकसित करने हेतु 5 बहुविषयक अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाएं क्रियान्वित कर रहा है। इसके अलावा ICR तिलहन की उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल किस्मों के विकास के लिए संकर विकास और जीन संपादन पर 2 प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएं भी क्रियान्वित कर रहा है।
परिणाम स्वरूप पिछले 11 वर्षों 2014-2025 के दौरान देश में वाणिज्यिक खेती के लिए 9 वार्षिक तिलहनों की 432 उच्च उपज वाली किस्मों को अधिसूचित किया गया, जिनमें रैपसीड सरसों की 104 और अलसी की 53 किस्में शामिल हैं। तिलहन मिशन के अंतर्गत देश भर में 600 से अधिक मूल्य श्रृंखला क्लस्टरों की पहचान की गई है, जो सालाना 10 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करते हैं। इसके अलावा यह मिशन तिलहन संग्रहण, तेल निष्कर्षण और पुनर्प्राप्ति की दक्षता बढ़ाने के लिए कटाई पश्चात बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए सहायता देता है। इस मिशन के तहत तिलहन की खेती में नवीनतम उच्च उपज देने वाली किस्मों और उन्नत तकनीकों के बारे में किसानों में जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन, जैसे कि ICR द्वारा अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन, कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा क्लस्टर अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन और राज्य कृषि विभागों द्वारा ब्लॉक प्रदर्शन भी किए जाते हैं। कुल मिलाकर तिलहन मिशन भारत की कृषि नीतियों में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। ये देश को तिलहन उत्पादन के क्षेत्र में मजबूत आधार प्रदान कर रहा है। तो खाद्य तेलों के क्षेत्र में हमारे किसानों को आगे बढ़ाना है, देश को आत्मनिर्भर बनाना है। इसको लेकर सरकार द्वारा चलाए जा रहे तिलहन मिशन को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। खासकर बात करें सरसों और अलसी को लेकर आज हम विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इन दोनों विषय से जुड़े आपके सवालों को भी कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शरद जी, आपका एक बार फिर से रुख करते हैं। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं सरसों और अलसी को लेकर, करंटली फेज की अगर हम बात करें सरसों और अलसी को लेकर देखा जाए कितना प्रोडक्शन हम कर पा रहे हैं और हमें इन दोनों फसलों की अगर हम बात करें कितना प्रोडक्शन और बढ़ाने की आवश्यकता है? देखिए, जो आपने बताया कि खाद्य तेल मिशन में मुख्यतः 9 फसलों को शामिल किया गया है, उसमें अगर रबी सीजन की बात करें इस समय जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसमें मतलब आपका सरसों और अलसी का बात आती है, तो सरसों की अगर बात करें तो सरसों एक रबी सीजन का मुख्य फसल है और इसकी उत्पादकता भी अच्छी है और इसका उत्पादन भी बहुत है। इसमें आप देखते हैं कि राजस्थान काफ़ी अग्रणी है इस मामले में। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं मिशन की, तो मिशन में हमेशा बात होती है कि कुल तिलहन का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए जी। और उसमें ठीक अपना जो मस्टर्ड जिसमें आप बोल रहे हैं सरसों का उत्पादन भी एक महत्वपूर्ण है। तो सरसों में जैसे आप समझिए कि 86 जो है लाख हेक्टेयर में अगर ये हो रहा है और इसका उत्पादन भी लगभग जो है 100 से मतलब ज़्यादा जो है मतलब मेट्रिक टन लाख टन तक है, तो अब इसकी उत्पादकता भी लगभग 1400 kg पर हेक्टेयर के आसपास है। अब इसके लक्ष्य को अब वही है कि अगर आप एक पक्ष को बढ़ाते हैं, मान लीजिए आप मस्टर्ड में देखिए संभावनाएं बहुत हैं सरसों में, अब सरसों के जितना भी एरिया बढ़ाएंगे और जो खासकर जो विंटर का समय होता है इस समय का, ये बहुत ही मतलब अनुकूल माना जाता है। खरीफ में देखिए कुछ समस्याएं होती हैं कि कभी बहुत ज़्यादा वर्षा हो गई, कुछ हो गई, तो उस समय किसान भाइयों को बहुत सारी समस्याएं आ जाती। लेकिन इस समय इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से मिशन में सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें एक खास बात मैं बताना चाहूँगा कि इस मिशन के तहत हम जो है लास्ट जो है पिछले 5 सालों की जो उन्नत किस्में हैं उससे पुरानी किस्मों को इसमें बहुत ज़्यादा हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो नई हाई यील्डिंग वैरायटी उन्नत किस्में निकली हुई हैं और जैसे आप बात करते कि जलवायु परिवर्तन के प्रति जो थोड़ा सा जो है टोलेंट हो, सहिष्णु हो, वैसी किस्मों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। वो अभी आपने जो रिपोर्ट दिखाई कि लगभग 400 ऐसी किस्में अलग अलग मतलब फसलों में जारी की गई हैं और इन्हीं फसलों को बढ़ावा देने के लिए हम इसमें कर रहे हैं। और इसमें खास बात यह कि इसमें लगभग प्रत्येक किसान की हम बात करें तो 1 हेक्टेयर तक का बीज 1 हेक्टेयर तक का बीज हम इसमें मुफ्त दे रहे हैं। जो वैल्यू चेन क्लस्टर की मैंने अभी आपसे बात की थी कुछ समय पहले, उसमें जो किसान जुड़ रहे हैं इस तिलहन मिशन से, उनको 1 हेक्टेयर का बीज जो है वो मुफ्त दिया जा रहा है। उसके साथ साथ किसानों को जो है इसमें ट्रेनिंग पार्ट जो है और ट्रेनिंग उनकी जो है कृषि विज्ञान केंद्र में हो सकती है, ICR में हो सकती है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो होती है कृषि विश्वविद्यालय जो वहाँ पे हो सकती है, तो उनको ट्रेनिंग भी इसमें जो है मुफ्त कराया जा रहा है। और जो भी ट्रेनिंग संस्थाएं कराती हैं उनको इसमें हम बोल रहे हैं उनको टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी हम बोलें कि यानी वो जो है तकनीकी ज्ञान दे रहे हैं। तो किसानों को वहाँ ट्रेनिंग, अच्छा जो भी मैंने BCP की बात की जिसमें मैं FPO कोऑपरेटिव की बात कर रहा था, तो ये मैं VCP पर आऊँगा। कोऑपरेटिव को लेकर कितना रोल है और कितना बड़ा इसमें योगदान देखने को मिलेगा, इस पर मैं संपूर्ण जानकारी आपसे लूंगा। लेकिन हमारे दूसरे जो एक्सपर्ट हैं वो भी जुड़ गए हमारे साथ, पहले उनका रुख कर लेता हूँ। डॉक्टर रामलाल चौधरी जी हैं हमारे साथ। डॉक्टर रामलाल जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर राजस्थान से। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार।
नमस्कार जी। डॉक्टर रामलाल जी, राजस्थान की अगर हम तिलहन क्षेत्र में योगदान की बात करें तो वहाँ के किसान काफ़ी सजग हैं और खासकर सरसों की खेती को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो आगे रहते हैं। करंटली अगर हम बात करें जो तिलहन मिशन का लक्ष्य रखा गया है उसमें सरसों की भागीदारी कितनी है और अभी किसान भाइयों के लिए सरसों की फसल को लेकर अगर देखा जाए तो कितना महत्वपूर्ण समय चल रहा है? देखिए किसान भाइयों, राजस्थान सरसों का अग्रणी उत्पादक राज्य है और लगभग 45% तक उत्पादन राजस्थान में सरसों का होता है अगर देश की बात करें तो। और इस बात पे अगर देखा जाए तो काफी मतलब जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से काफी एरिया में लगभग मतलब 9 मिलियन हेक्टेयर के एरिया में सरसों लगाई जा रही है और लगभग सरसों की बुआई कंप्लीट हो चुकी है ज्यादातर राज्यों में। कुछ राज्य हैं जैसे वेस्ट बंगाल है आपका और उड़ीसा वाले राज्य है या नॉर्थ ईस्ट के हैं, वहाँ अभी भी इसकी बुआई चल रही है। तो अनुमानित लगते हैं कि इस बार भी हम जैसे पहले भी देखा गया है कि सरसों अगर सभी फसलें जो है उनमें सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली है, मतलब सबसे ज्यादा उत्पादन इसी फसल का है। और अगर देश की खाद्यान्न इसकी जो तिलहन खाद्य तेल की सुरक्षा की बात करें तो इसमें सरसों का जो है लगभग 34% तक अपना योगदान देती है। तो खाद्य उत्पादन खाद्य तेल की दृष्टि से भी सरसों बहुत ही उपयोगी फसल है और जो ऑयल सीड मिशन है उसमें भी तिलहन की फसलों पे जोर दिया जा रहा है। तो निस्संदेह जो हम अभी तक लगभग 50 से 60% खाद्य तेल का हम आयात करते हैं जी, तो उससे जो हमारी आर्थिक जो हमारे पर भार पड़ रहा है तो उसमें भी हम निस्संदेह इस ऑयल सीड मिशन के थ्रू हम ज्यादा से ज्यादा खाद्य तेल का उत्पादन कर पाएंगे। जी, बहुत महत्वपूर्ण है ये और किसान भाइयों को भी इसमें साथ लेकर चलना होगा, तभी इस लक्ष्य को हम आगे हासिल कर पाएंगे। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे और जानेंगे कि कैसे उत्पादन को बढ़ाना है, क्या क्या व्यवस्थाएं सरकार द्वारा दी जा रही हैं, कैसे आप योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कि जैसे कि पिछले अंश में हमने आपसे कहा था कि आपके पास एक मौका है हेलो किसान में अपने आप को दिखाने का, टीवी पे आने का एक मौका है। और हेलो किसान के इस कार्यक्रम के माध्यम से कई किसानों के हमें वीडियो प्रश्न प्राप्त होते हैं। वीडियो के माध्यम से वो अपने सवाल हमें बना के भेजते हैं, उन्हीं वीडियोज़ को हम शामिल करते हैं। तो आइए रुक करते हैं किसान का, जो कि है देवव्रत मेरठ से। उन्होंने वीडियो के माध्यम से अपना सवाल हम तक पहुँचाया है। आइए देख लेते हैं क्या सवाल है उनका। नमस्कार, मैं वेदव्रत आर्य उत्तर प्रदेश जिला मेरठ में मेरा गांव मंडोरा का किसान हूं। इस सरसों में और बेहतर फसल होने के लिए मुझे क्या इसमें जो है 2 महीने की ये फसल है, क्या इसमें करना चाहिए और क्या आने वाले समय में रोग आ सकता है, उसका मैं उपचार कैसे करूं? जी, तो हमारे दर्शक थे, ये किसान हैं और इनकी 2 महीने की सरसों की फसल हो चुकी है। मेरठ से हैं डॉक्टर रामलाल जी, आपका रुख करते हैं। मेरठ से हमारे दर्शक थे, उन्होंने वीडियो माध्यम से अपना सवाल हम तक पहुंचाया। 2 महीने की उनके सरसों की फसल हो चुकी है। वो जानना ये चाहते हैं कि उनकी फसल आगे बेहतर उत्पादन उनको दे। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस सरसों के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो क्या होनी चाहिए और इस समय कौन से रोग लगने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके लिए रोकथाम की क्या सक्रियता होनी चाहिए, क्या तरीके अपना सकते हैं?
देखिए किसान भाइयों, अभी आपकी फसल लगभग 60 दिन की हो चुकी है, तो निस्संदेह जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि इसमें इन्होंने सिंचाई कर दी होगी, जी। क्योंकि सरसों में जो पहली सिंचाई की जाती है वो लगभग 40 दिन की है, बुआई के लगभग 40 दिन बाद भी कर देनी चाहिए, वो उचित समय होता है। और अगर किसान भाइयों ने सिंचाई कर दी तो उसमें जो हम यूरिया की आधी जो डोज बचती है, आधी मात्रा में कहते हैं कि 80 किलो यूरिया 80 किलो नाइट्रोजन प्रति एकड़ की दर से देना चाहिए। 40 किलो उसका बुआई के समय देते हैं और 40 किलो जब हम पहली सिंचाई कर देते हैं उसके बाद में देते हैं। तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि जो आधी नाइट्रोजन की मात्रा बची है, यानी 40 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से आप उसका छिड़काव कर दे, तो एक तो ये प्रक्रिया अपनाने। साथ ही साथ किसान भाइयों ने, क्योंकि पहले निराई उसके जो सिंचाई के बाद में कुछ खरपतवार भी आ जाते हैं, तो अगर मतलब किसान इस अवस्था में हो कि एक उसकी निराई गुड़ाई कर दे तो वो भी अच्छा रहेगा, ताकि उसमें खरपतवार आगे नहीं पनप पाए। और जहां तक बीमारियों का सवाल है, तो अभी 1 महीने के अंदर कोई बीमारियां नहीं आएगी, लेकिन जैसे कोहरा छाने लगेगा या जो जनवरी का महीना आएगा उसमें बीमारियों आने की, जैसे आपका व्हाइट रस्ट है जिसको हम सफेद रोलिंग रॉक कहते हैं, ये हो सकता है, या जो बाद में देखेंगे कि तना गलन बीमारी की समस्या है वो आ सकती है। तो इन रोगों से बचाव के लिए किसान को निरंतर फसल को मतलब उसकी निगरानी करनी होगी, देखना होगा कि हमारी फसल में कहीं कोई बीमारी या कीट तो नहीं आ रहा है। अगर इस प्रकार की समस्या आती है तो उसके लिए वो उचित समाधान अपनाएं। जैसे मैं कहूंगा कि अगर व्हाइट रस्ट उनके खेत में आ रही है तो वो रेडोमिल का उपयोग कर सकते हैं, और जहां तनागलन की बीमारी लग रहा है कि उनको, तो कार्बेंडाजिम का 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। तो ये बीमारियों के लिए उनके निराकरण के लिए उचित उपाय उनको अपनाने होंगे। जी जी, तो इस प्रकार से आप समाधान कर सकते हैं। दर्शक हैं फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं, आइए उनका भी रुख कर लेते हैं। विपिन जी हैं सागर मध्य प्रदेश से। विपिन जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरे 2 सवाल हैं जी। पहला सवाल सर ये था, हमारे यहाँ सरसों बोई जाती है, तो ये जानना था कि हेक्टेयर में कितना सरसों बोना चाहिए और पानी क्या एक पानी में आपकी फसल हो जाती है, ये भी जानना था। और दूसरा सवाल एक तरह की जो मिश्रित खेती करते हैं फसलों की, तो देखा जाता है कि माहों की समस्या काफी ज्यादा आती है, तो माहों से बचाव के लिए क्या उपाय पहले से ही कर सकते हैं? जी विपिन जी, आपके दोनों सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं, आपके सवालों को शामिल करते हैं। डॉक्टर रामलाल जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हैं। हमारे किसान हैं डॉक्टर रामलाल जी, विपिन हैं सागर मध्य प्रदेश से। ये मध्य प्रदेश में सरसों की खेती करना चाहते हैं, तो जानना चाहते हैं कि शुरुआत के तौर पर मैं कितने हेक्टेयर में खेती करूं या कितने बीजों से शुरुआत कर सकता हूं। दूसरी, माहों की समस्या इनको देखने को मिलती है, उसका क्या समाधान होना चाहिए? जी, जैसे मैं सुन पाया कि वो पूछ रहे थे कि मुझे बीज दर उसकी क्या होनी चाहिए, सबसे पहला सवाल उनका। तो 1 हेक्टेयर के लिए जो मैं बीज दर सरसों के लिए रिकमेंड की गई है वो है लगभग 3 से 4 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से उनको बीज दर यूज करनी चाहिए। दूसरी उनका क्वेश्चन था कि सिंचाई कितनी करनी चाहिए सरसों में। तो किसान भाइयों, ज्यादातर जैसे सरसों में 1 से 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई जैसे मैंने बताया अभी कि लगभग 35 से 40 दिन की अवस्था है तब कर देनी चाहिए, और जो दूसरी सिंचाई है वो जब क्रॉप आपकी 65 से 70 दिन की हो जाए तब दूसरी सिंचाई की कर देनी चाहिए। लेकिन जो कुछ जैसे जहाँ बालू रहता है, बालू सॉइल है जिसको कहते हैं सैंडी सॉइल्स हैं, तो उसमें आपको इरिगेशन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो उसमें आपको 3 से 4 सिंचाई करने की जरूरत पड़ सकती है। और वहाँ ऐसे एरिया में अगर किसान भाई जैसे ज्यादातर कहते हैं कि वेस्ट राजस्थान में है कोई किसान, तो उनको स्प्रिंकलर यूज करेंगे तो भी वो अच्छा एक सिंचाई का माध्यम होगा। इनका क्वेश्चन ये भी था कि जो माहू आता है, एफिड आता है, तो उसकी निगरानी कैसे करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, जब भी आप देखोगे कि माहू जब फरवरी के आसपास जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो इसकी समस्या आने लगती है, तो उस समय किसान भाइयों को देखना चाहिए, क्योंकि ये कीड़ा एक तरह से मतलब फसल के एक तरफ से आता है, तो उसको किसान भाइयों को निगरानी करती रहनी चाहिए कि कहीं मेरे खेत में माहू लग तो नहीं रहा, क्योंकि जहां किनारे से लगता है माहू कभी भी आपके खेत के बीच से नहीं लगेगा। जब भी आएगा खेत के किनारे पे माहू आता है, तो जैसे ही इनको आभास हो जाए कि इसमें कीड़ा लग रहा है तो आप जैसे नीम के आधारित आपके बोटनिकल पेस्टिसाइड है उसको भी यूज कर सकते हैं आप,
और इसके अलावा जैसे नीम तेल है उसका भी आप यूज कर सकते हैं। इस प्रकार इसका प्रॉपर कंट्रोल किया जा सकता है। जी, तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जिसका आप ध्यान रख सकते हैं। विपिन जी, अपने मध्य प्रदेश में सरसों की खेती में आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर शरद जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हैं। चर्चा की शुरुआत में आपने बताया कि 1300 प्रति हेक्टेयर किलो हम ले रहे हैं उत्पादन और हमें 2200 तक पहुंचना है। 1300 से 2200 के सफ़र के दौरान में हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, उन आवश्यकता को सरकार कैसे पूरा कर रही है और सरकार के प्रयास क्या है जिसके ज़रिए हम किसानों को 1300 से लेकर 2200 तक पहुंचाएंगे? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने प्रश्न पूछा कि किस प्रकार से सरकार इस लक्ष्य को पूरा करेगी। तो इसमें जैसे कि पहला मैंने बताया था कि एक तो वैल्यू चेन पार्टनर्स की जो मैंने बात की थी, एफपीओ एंड कोऑपरेटिव्स की, और जिसमें भी आपने अपने वीडियो के माध्यम से भी दिखाया कि 600 से ज़्यादा वैल्यू चेन क्लस्टर बनाए जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि आज के समय में वो वैल्यू चेन क्लस्टर जो है 1076 के आसपास हो गए हैं। तो अब इसमें जो पहली बात आती है, एक तो ये है कि मैंने बताया कि लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वैरायटीज़ जो हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी जो हैं, जो 5 साल में, अभी रिसेंटली 5 साल में नोटिफाइड हुई हैं, उनको हम बढ़ावा दे रहे हैं। यानी इसमें जो उच्च प्रजाति हैं उनको हम बढ़ावा दे रहे हैं। उसमें प्रत्येक किसान को हम जो है 1 हेक्टेयर का बीज जो है उनको मुफ्त दे रहे हैं। उसके साथ साथ उनको जागरूक भी कर रहे हैं ट्रेनिंग के द्वारा कि किस तरह से वो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एडवाइजरी सर्विसेज में बात करें तो किस प्रकार से उनको क्लाइमेट के प्रति, जलवायु के प्रति किस प्रकार से उनको तैयार रहना है, जो भी बायोटिक एबायोटिक आपदाएँ आती हैं उसके लिए उनको किस प्रकार से तैयार रहना है। और इसके साथ साथ इसमें जो है ट्रेनिंग का पार्ट हो गया और आपका जो है सीड का पार्ट हो गया। और उसके साथ साथ इसमें आपको बता दें कि एक हम जो रहे हैं पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी किसानों को दे रहे हैं। तो इस पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो सपोर्ट है ये लगभग 33% जो है इस पर मतलब भारत सरकार सब्सिडी दे रही है। जो आप इसमें जो तेल के निष्कर्षण का एक यूनिट लगाएंगे उस पर 33% की सब्सिडी भारत सरकार दे रही है, जिसका कैप 9,90,000 रुपये तक रखा गया है, या 9,90,000 तक मैक्सिमम एक कैप लगाया गया है कि यहाँ तक एक सब्सिडी जो है एक ग्रुप जो है एफपीओ या कोई भी ले सकता है। अब इससे फ़ायदा ये होगा, एक तो जो आपका उत्पादन तो बढ़ेगा ही, उसके साथ साथ उसका जो तेल का निष्कर्षण होगा तो किसानों को एक कंप्लीट वैल्यू चेन जिसको हम लोग बोलते हैं मिलेगा कि किस प्रकार से तेल के मतलब उत्पादन के साथ साथ निष्कर्षण, उसकी ब्रांडिंग हो रही है, वहीं अपना पैकेजिंग होगा और उसको मार्केट से भी कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म। एक तो ये पार्ट इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो गया। दूसरा, अभी हमारे वैज्ञानिक जो हैं जुड़े थे भरतपुर से, वो भी बता रहे थे, तो इसमें और आपने भी वीडियो के माध्यम से दिखाया कि जो अग्रिम पंक्ति वाली बात आपने की थी, फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, तो फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन और क्लस्टर फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन 2 तरह के ये होता है। तो मेनली जो क्लस्टर फ्रंट लाइन जिसको अग्रिम पंक्ति वाली आप बात कर रहे हैं वो जो होता है वो कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से होता है। तो इसमें कृषि विज्ञान केंद्रों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उसमें कृषि विज्ञान केंद्रों को भी जो है हम जो है क्लस्टर्स के माध्यम से उनको जो है बता रहे हैं कि किस तरह से आप उन्नत बीजों का प्रदर्शन करिए। तो तिलहनी क्षेत्रों में वो आपको भी पता है कि पूरे भारत में लगभग 721 कृषि विज्ञान केंद्र उपलब्ध हैं। उसमें से अगर कृषि विज्ञान केंद्र सब जुड़ जाएं तो कितना बड़ा एक नेटवर्क है और इस नेटवर्क के माध्यम से किसान कितने जागरूक हो सकते हैं। तो यहाँ पे किसानों को एक तो मुफ्त बीज मिल गया, उसके साथ साथ उनको जो है जानकारी पूरी ट्रेनिंग की भी मुफ्त हम दी जा रही है। उसके साथ साथ इसमें जो है आपको जो है निष्कर्षण इकाई का भी हम यूनिट दे रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको अब कहीं कुछ सोचना नहीं है। आप मतलब एक प्रकार से अगर तिलहन मिशन से जुड़ते हैं तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि मतलब भारत सरकार की बात करें या देश की बात करें, हमारा उत्पादन बढ़ा जिसके लिए हम लक्ष्य निर्धारित किए हुए हैं। लेकिन किसानों को फ़ायदा क्या है कि आपको इसमें एक तो मुफ्त बीज, उसके साथ मुफ्त में आपको प्रशिक्षण और उसके साथ साथ जो है एक निष्कर्षण इकाई जो हम आपको दे रहे हैं जिससे तेल निकालने की मशीन भी मिल रही है, उसके लिए कर सकते हैं। दूसरा, इसमें आपने पूछा कि कैसे इस लक्ष्य को आप पूरा करेंगे। देखिए, किसी भी चीज़ में पहली आवश्यकता होती है कि बीज गुणवत्ता का उपलब्ध हो और उस बीज का सही मात्रा मतलब राज्यों के पास हो। तो कई बार ऐसा सामने आता है कि भाई राज्य के पास वो बीज नहीं है, तो उसके लिए हमने सीड हब बनाए हैं। इसमें जो है 65 नए सीड हब का हम निर्माण कर रहे हैं, जिसके माध्यम से गुणवत्ता युक्त बीज का जो है प्रजनन बीज का उत्पादन किया जाएगा। और दूसरी समस्या आती है कि बीज तो आपने उत्पादन कर लिया, अब उसके भंडारण की समस्या आती है। जरूरी नहीं कि सारा बीज आप तुरंत लगा दें, तो उसके लिए स्टोरेज स्ट्रक्चर, तो इसमें 50 स्टोरेज स्ट्रक्चर भी बनाए जा रहे हैं जिसमें गुणवत्ता युक्त बीजों को रखा जाएगा। तो एक प्रकार से
पूरे समेकित तरीके से भारत सरकार इसमें प्रयास कर रही है कि जिस प्रकार से उत्पादन भी बढ़े और किसानों की आय भी बढ़े। तो ये तमाम एफर्ट्स और तमाम जो प्रयास हैं अलग अलग स्तर पर वो किए जा रहे हैं। कुछ आंकड़े आपने दिए, उसको लेकर भी हम आपको उससे कुछ सवाल करेंगे, लेकिन दर्शक हैं पहले उनका रुख कर लेते हैं। कन्हैयालाल प्रजापति उज्जैन मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं फोन लाइन के जरिए। कन्हैया जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। मैं बाबूलाल लखा उज्जैन मध्य प्रदेश से कन्हैयालाल प्रजापति बोल रहा हूँ जी। क्या हमारी सरसों के फसल में माहौल का प्रकोप है और हरी का भी प्रकोप है और साथ में इसके कुछ पौधे भी सूख रहे हैं, तो इसमें कौन सी दवाई का छिड़काव करें ताकि नियंत्रण पा सके इन पौधे की? जी, सवाल आपका महत्वपूर्ण है। डॉक्टर रामलाल जी का रुख करते हैं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए। डॉक्टर रामलाल जी, हमारे दर्शक हैं उज्जैन से और इनकी सरसों की फसल में माहू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। आगे आप जो समझ पाए हैं थोड़ा सा समाधान कर दीजिए। जी, एक तो इनका माहू का था, दूसरा मैं समझ नहीं पाया क्या था। जैसे हमने पहले भी चर्चा की थोड़ी देर पहले कि माहू मैंने बताया कि माहू खेत के किनारे से आना स्टार्ट होता है, तो जब ऐसा प्रतीत होने लग जाए कि माहू आने लग गया, लेकिन किसान भाइयों को ये भी देखना चाहिए कि अगर थोड़ा एरिया में है, मतलब कहीं कहीं आ रहे हैं, तो उसको नियंत्रण करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी उस समय आप नीम पेस्ट देने, मैंने बताया आप 200 ppm का जो नीम बेस्ड जो पेस्टिसाइड आते हैं हमारे, या नीम तेल है, नीम ऑयल कहते हैं, मतलब नींबोली का अर्क भी यूज कर सकते हैं उसमें, तो उसका छिड़काव करेंगे तो वो आपका माहू का नियंत्रण किया जा सकता है। अगर फिर भी मान लो माहू कंट्रोल में ज्यादा फैल गया है, तो आप इंसेक्टिसाइड उसमें यूज कर सकते हैं और ताकि इसका नियंत्रण किया जा सके। जी, तो इस प्रकार से आप जी, तो कन्हैया जी, आप इस प्रकार से जो माहू की समस्या आपको देखने को मिल रही है उससे आप निदान पा सकते हैं। इस प्रकार से समाधान आप कर सकते हैं अपनी फसल का और उचित उत्पादन आप लेंगे, ऐसी हम कामना करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम में, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर कुछ और महत्वपूर्ण सवाल शामिल करेंगे किसान भाइयों के। आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। तिलहन मिशन को लेकर आज हम खास चर्चा कर रहे हैं। तिलहन फसल से जुड़ी आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, तो आपके पास 3 विकल्पों का इस्तेमाल है। आप उन 3 विकल्पों का इस्तेमाल करके कार्यक्रम में जुड़कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। बहरहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से डॉक्टर शरद जी का रुख करते हैं। डॉक्टर शरद जी, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटे छोटे मेजर स्टेप्स लेने पड़ते हैं और उसको हम कह सकते हैं सफलता की सीढ़ियाँ हैं। उन सीढ़ियों के कंपोनेंट्स आपने गिनाए कि हमें ये चीज़ें करनी होगी, जिसमें आपने एक चीज़ जिक्र किया 65 सीड हब बनाएंगे हम, 50 स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाएंगे। इन स्टोरेज स्ट्रक्चर से जुड़ा एक सवाल ये भी निकल कर आता है कि एक तो पहला ये कब तक तैयार हो जाएंगे, किसानों की सेवा में कब तक ये खड़े हो जाएंगे। दूसरा, जो स्टोरेज हब है ये उन सीड्स के लिए केवल रहेगा, या फिर आप ये मानते हैं कि पोस्ट प्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से भी हम कहीं ना कहीं आत्मनिर्भरता में उस क्षेत्र में पीछे रह जा रहे हैं। तो उस पोस्ट प्रोडक्शन को लेकर भी क्या स्टोरेज हाउसेस बनाए जाएंगे, और पोस्ट प्रोडक्शन को लेकर या हार्वेस्टिंग के बाद जो हमारे पास फसल तैयार हो जाती है, कई बार हम उसका वैल्यूएडिशन करने के बाद भी कई फसलें बची रह जाती हैं, उसका उचित क्या समाधान करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं? देखिए, इसमें जैसे आपने पूछा कि सीड हब्स जो हम बना रहे हैं, तो सीड हब्स का जो प्रोविज़न है इसमें मेन ये रखा गया है कि सीड हब मेनली जो बनाए जाएंगे वो या तो आईसीआर के माध्यम से बना रहे हैं, जो भी मतलब हमारे अनुसंधान हैं, केंद्र हैं, या तो ये राज्यों के माध्यम से बनाया जा रहा है। तो इसमें दोनों का प्रोविज़न रखा गया है। राज्य खुद भी चाहे तो वो जो उनके यहाँ कृषि विश्वविद्यालय हैं और जो या तो आईसीआर के जो इंस्टीट्यूट हैं वो सीड हब्स को ले सकते हैं डिफरेंट सेंटर्स पर। ये सीड हब्स का मेन पर्पज ये था, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि कई बार क्या होता है कि हमारे पास गुणवत्ता युक्त बीज उतने मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं जितनी हमें आवश्यकता है। जैसे जब मैंने प्रजनक बीज की बात की, ब्रीडर सीड की मैंने बात की, तो जैसा कि आप भी समझते हैं कि ब्रीडर सीड से पहले फिर हम जाते हैं फाउंडेशन सीड पर, फाउंडेशन से फिर जाते हैं सर्टिफाइड सीड पर। तो जो किसानों को देते हैं वो हम सर्टिफाइड सीड देते हैं। तो लेकिन सर्टिफाइड सीड्स उतनी मात्रा में उपलब्ध हो, उसके लिए ब्रीडर सीड का ज़्यादा प्रोडक्शन जरूरी है। तो इन उच्च किस्में बहुत सारी, जैसे
डेवलप होती हैं, हर साल शोध अनुसंधान डेवलप करते हैं, तो उनको कैसे सही मात्रा में उसका मल्टीप्लिकेशन हो कि वो सीड डेवलप हो, उसके लिए तो प्रजनक बीज बन जाए। उसके बाद उसकी जो हमारी जो स्टेट सीड कॉर्पोरेशंस हैं या नेशनल सीड कॉर्पोरेशंस हैं, वो मल्टीप्लाई करती हैं उसको, फिर वो सर्टिफाइड वो फाउंडेशन बनाएंगी और सर्टिफाइड बनाएंगी। फिर वो सर्टिफाइड सीड उपलब्ध होगा राज्यों के लिए, राज्य उसको वहाँ से ले सकती है और फिर किसानों को, जैसा कि मिशन में जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए उसको वितरण वो किसानों को कर सकती है। व्यवस्था बनी उसके अनुसार उनको करना होगा। दूसरा, आपने स्टोरेज की बात किया। स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज का यहाँ मतलब मेन ये था कि जैसे जो कुछ फसलें हैं, जैसे कि उसमें टेम्परेचर के प्रति उनकी बड़ी, एक बार से समझ लीजिए कि सेंसिटिविटी होती है, तो वो अगर सही तापमान पे उनको ना रखा जाए तो वो उनकी वाइबिलिटी, मतलब उनकी जर्मिनेशन क्षमता एक बार से समझ लीजिए खराब हो जाती है, और बीज खराब होने लगते हैं, उसमें रोग भी लगने लगते हैं, रोग बीमारियाँ। तो उनको सही टेम्परेचर पर रखने के लिए टेम्परेचर कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, और इसलिए ताकि जब भी सीड को, मान लीजिए एक सीजन में आपने सीड को बना लिया, तब वो अगला समय जब आएगा तभी आप लगा पाएंगे। तो एक समय के लिए उनको स्टोर करना पड़ता है उस सीड को, ताकि वो 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, जैसी भी जिसकी वाइबिलिटी हो वो उपलब्ध हो सके। तो इसलिए स्टोरेज स्ट्रक्चर बनाए गए। तो इन दोनों चीज़ों को समझा गया कि जब तक हम अपने बेसिक ढांचे को मजबूत नहीं करेंगे, जैसा कि आपने कहा, तब तक एक हम नए भारत की नींव नहीं रख पाएंगे। और विकसित कृषि की तरफ अगर हमें जाना है तो उसमें सीड स्टोरेज, सीड हब्स और उसके साथ साथ शोध जो हो रहे हैं उन शोध को भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है। जी, तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसके जरिए लक्ष्य को प्राप्त करने में कहीं ना कहीं हमें सफलता हासिल मिलेगी। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, सरकार लगातार प्रयासरत है, इन बिंदुओं पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। लेकिन इन बिंदु तो तभी काम कर पाएंगे जब किसान भी बढ़ चढ़कर इन बिंदुओं में भागीदारी दिखाएंगे। फिलहाल दर्शक उनका रुख कर लेते हैं, गणेश कुशवाहा हैं। गणेश जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। गणेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? गणेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। अगर आपका सवाल अब आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल डॉक्टर रामलाल चौधरी जी, आपका रुख करते हैं। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे देश में जो तिलहन प्रोडक्शन का जो आंकड़ा है प्रति हेक्टेयर 1300 प्रति हेक्टेयर हम लेके चल रहे हैं। अभी हमें क्या ऐसे प्रैक्टिसेस लाने की ज़रूरत है और किसान भाइयों को ऐसे हमें क्या प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है जो प्रति हेक्टेयर की बुआई दर है उसको बढ़ाया जा सके? अभी ऐसा क्यों है कि किसान भाई इसके प्रति इतनी जागरूक नहीं है, और कौन सी चीज़ों में हम पीछे रह जा रहे हैं जिसकी वजह से किसान भाइयों का रुझान नहीं बन रहा? क्या ये फसल फायदेमंद नहीं होती है, या फिर ऐसी कौन सी समस्या जिसके वजह से हम प्रोडक्शन के दायरे को बढ़ा नहीं पा रहे हैं? देखिए, जैसे आप स्टूडियो में एक्सपर्ट है, उन्होंने बताया कि बीज का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है, काफी तो गुणवत्ता पूर्वक बीज अगर किसान भाई को मिल जाए तो सबसे पहले हम मतलब उसी से ही हम एटलीस्ट 10% प्रोडक्टिविटी हम बढ़ा सकते हैं। हालांकि स्कोप ज्यादा रहता है वेराइटीज का, अगर आप 30 से 40% उनकी क्षमता होती है उत्पादन बढ़ाने की, लेकिन किसान भाइयों को अगर गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध हो जाए तो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ा सकते हैं। साथ में जो मेजर रोल आपका आता है कि आप कैसे फसल का प्रबंधन कर रहे हैं, आप कैसे उसकी बुआई कर रहे हैं। तो बुआई के लिए आपको उचित जो तरीके हैं उनको अपनाने होंगे। लेकिन ज्यादातर किसान भाई हम देखते हैं कि आज भी छिड़क के बुआई करते हैं, तो ये पद्धति हमें बदलनी होगी, लाइन में बुआई करनी होगी। जब तक फसल की लाइन में बुआई नहीं होगी, जो हम कहते हैं कि लगभग कम से कम 45 सेंटीमीटर दो पंक्तियों के बीच में दूरी होनी चाहिए, दो पौधों के बीच में 10 से 15 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, ये हमें अपनानी ही होगी ताकि एक फसल को उचित हवा, पानी, प्रकाश उसको मिल सके, ताकि प्रत्येक पौधा अधिकतम उपज पैदा कर सके। साथ में साथ जैसे उसको हमें उचित जो पोषक तत्व उनका प्रबंधन करना होगा। तो जितने भी हम संस्कृत करते हैं, जितने रिकमेंडेड फर्टिलाइजर अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग डोजेज होती है रिकमेंडेशन की, वो हमें अपनानी होगी। तो एरिया स्पेसिफिक हमें न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करना होगा। साथ में साथ अगर खरपतवारों का हमें ध्यान में रखना होगा, क्योंकि किसान भाई क्या करते हैं, जब कीड़े या बीमारी लगती है तो उनका ध्यान तुरंत चला जाता है। लेकिन खरपतवार ऐसी चीज होती है, उस किसान भाई पहले उसको बढ़ने देता है जब तक कि वो हाथ से या तो उखाड़ने लायक नहीं हो जाए, या मतलब उस पर तुरंत वो ध्यान नहीं दे पाता और काफी देर बाद उसका नियंत्रण करता है। जब तक वो खरपतवार, क्योंकि हम जानते हैं कि खरपतवार आपके पोषक तत्वों के लिए भी है, प्रकाश के लिए भी है, पानी के लिए, सबके लिए कंपटीशन करते हैं। तो इस प्रकार वो फसल को हानि पहुंचाते हैं, वो उसकी उपज में
एक गिरावट का कारण बनते हैं। तो इन सब चीजों पे ध्यान देना होगा। दूसरी चीज, अब हमने जैसे चर्चा कर रहे थे, जो इंसेक्ट पेस्ट है, कीड़े मकोड़े या बीमारियां हैं, उनका उचित उपाय करना होगा, उनका नियंत्रण करना होगा। और मैं समझता हूं कि इसमें जो आजकल हम बहुत बड़े लेवल पे हम कह सकते हैं कि एक्सटेंशन का भी काफी बड़ा रोल हो गया है। तो किसान तक सही सूचना सही समय पर जानी चाहिए। इसके लिए आपका दूरदर्शन भी काफी महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहा है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों हम लोगों ने भी एक दूरदर्शन का बड़ा कार्यक्रम किया था। तो ऐसे कार्यक्रम हमें करने की जरूरत है ताकि किसान भाई इनसे ज्यादा फायदा उठा सके, उनको इस फसल के बारे में पता चल सके। निसंदेह ये बहुत ही लाभदायक फसल है। और जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है, जिसमें हम भारत सरकार भी बार बार जोर देती है कि हमें खाद्य तेल का आयात काफी बड़ी मात्रा में करना पड़ता है, तो उस दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण फसल है जी। तो सरकार की तरफ से भी इसको और इनिशिएटिव देने की जरूरत है ताकि बड़े पैमाने पे हम इस खेती को लाभदायक बना सके। बिल्कुल, सरकार और किसान दोनों मिलकर बढ़ेंगे तभी हमारा भारत महान बनेगा और जो लक्ष्य हमने रखे हैं उसको भी हम जल्द से जल्द हासिल कर सकेंगे। दर्शक है उनका रुख कर लेते हैं। श्याम प्रकाश हैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। श्याम जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जो सरसों होती है सर, इसमें पुख्ता रोग आ जाता है, जो गलन आती है, उसके लिए क्या करें हम? जी, अभी आपने लगा रखी है फसल? जी। कितने दिन की फसल हो गई? सर ये हमारी 45 दिन की सरसों होगी सर। जी, उगता रोग से परेशान हैं आप? जी, उसमें जो तना होता है उसका गल जाता है सर। जी, आपके सवाल को शामिल करते हैं श्याम प्रकाश जी और आपकी समस्या का समाधान करते हैं। डॉक्टर रामलाल जी अलीगढ़ से हमारे दर्शक हैं और इनके फसल में उगता को लेकर ये परेशान है, जो तना है वो थोड़ा सा गल जाता है। क्या समस्या है और इसके समाधान को लेकर क्या उचित प्रबंधन करना चाहिए? जी, इन्होंने सही कहा। ये जो तना गलन बीमारी है वो एक काफी खतरनाक बीमारी कह सकते हैं हम सरसों के लिए। तो किसान भाइयों को इसके प्रॉपर जो इसका उचित निवारण है वो प्रॉपर तरीके से करना होगा। साथ में जैसे मैं कहूंगा कि उनको शुद्ध और स्वच्छ जो बीज सबसे पहले अपनाना होगा, क्योंकि जो इसमें स्क्लेरोटिनिया बनते हैं या हम कह सकते हैं कि जो रोग के जो बीज है वो सरसों के बीज में भी हो सकते हैं। तो हमें साफ सुथरा और स्वच्छ बीज लेना होगा। साथ में उसका बीजोपचार करना बहुत जरूरी हो जाता है इस रोग के प्रबंधन के लिए। तो बीजोपचार के लिए आप 22 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से आपको करनी होगी। साथ में अगर खड़ी फसल में भी ये रोग दिखाई देता है तो एक दवाई आती है टेबुकोनालाजोल। तो आप टेबुकोनालाजोल 1 ml प्रति लीटर की दर से मिलाकर स्प्रे करेंगे तो इस रोग से काफी हद तक मतलब नियंत्रण हो पाएगा। जी, तो इस प्रकार से श्याम जी आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। फिलहाल दर्शक उनका रुख कर लेते हैं। राकेश हैं शिमला हिमाचल प्रदेश से। राकेश जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। राकेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी, सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि आप बात करते हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में तापमान जी, राकेश जी आपके सवाल को अभी शामिल करें। डॉक्टर रामलाल जी, हिमाचल प्रदेश शिमला से हमारे दर्शक हैं और जानना चाहते हैं कि क्या हिमाचल में भी हम सरसों लगा सकते हैं? हाँ जी, हिमाचल में सरसों ले रहे हैं और काफी किसान भाई इसको अपना रहे हैं। तो आप इसको सरसों की विशेष तौर से जो भूरी सरसों है वो भी हिमाचल में प्रसिद्ध है। कुछ भाग में गोभी सरसों है वो भी उसकी खेती ले रहे हैं, गोभी सरसों की भी। तो इन प्रजातियों को आप अपना सकते हैं और हिमाचल में। और भारतीय सरसों भी अब धीरे धीरे वहाँ पॉपुलर होती जा रही है, तो वो भी आप ले सकते हैं। जी डॉक्टर रामलाल जी, अगर इनके इस बारे में इनको ज्यादा जानकारी चाहिए, कैसे मैं खेती में करूं, कैसे रोगों से बचाव करूं, तो हिमाचल में कहाँ संपर्क करें? हिमाचल आपका जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश में, आप वहां संपर्क कर सकते हैं। कांगड़ा में भी अगर आप आपके आसपास कांगड़ा तो वहां भी हमारा एक एग्रीकल्चर का सेंटर है, वहां से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो आपके नियर बाई जो भी केवीके है वहां से भी आप इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। नहीं तो हमारी जो संस्थान की वेबसाइट है उस पर भी काफी जानकारी दी गई है, तो वहां से भी आप जानकारी ले सकते हैं। नहीं, हम लोगों का आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई किसान भाई हमारी वेबसाइट से नंबर लेके लो। जी, तो राकेश जी आप इस प्रकार से हिमाचल में भी सरसों की खेती कर आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ से कांगड़ा से या फिर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ आपके क्षेत्र में है वहाँ से संपर्क करके आप बीज प्राप्ति की जानकारी ले सकते हैं और तमाम जो तौर तरीके होते हैं उसकी भी जानकारी ले सकते हैं और इस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर शरद जी आपका रुख करते हैं। जब हम बात कर रहे हैं तिलहन मिशन के आत्मनिर्भरता भारत को लेकर,
बात यहाँ पर आपने कई चीज़ों का जिक्र किया। अब आते हैं सब्सिडी को लेकर, आपने कई चीज़ों पर सब्सिडी का जिक्र किया। जब आते हैं वैल्यूडेशन को लेकर कि आपने हमें खेती करके फसल तो उगा ली, लेकिन अब उसका वैल्यूडेशन को भी करना है, उसमें मशीन लगाने के लिए भी सरकार द्वारा सब्सिडी दी जा रही है। लेकिन अगर सीड फंडिंग की अगर हम बात करें, जो लागत किसान की तरफ से लगने वाली है, वो लागत कितनी किसान को चाहिए होगी और कितना सरकार द्वारा व्यवस्था की जाएगी, और इस पूरे प्रक्रिया को अपनाने के लिए या अप्लाई करने के लिए कहाँ संपर्क करना होगा, कितने दिन का प्रोसेस लगता है, कितनी बड़ी मशीन मिलने के लिए पैसा मिल सकता है और क्या पूरा ऑलमोस्ट खर्चा रहेगा? ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपने किया। तो इसमें तो जैसे कि अगर मैं सीड की आप बात कर रहे हैं तो मैंने जैसे पहले ही जिक्र किया कि प्रत्येक किसान को इसमें मुफ्त बीज दिया जा रहा है। इसमें बस एक कंडीशन ये रखा गया कि 1 हेक्टेयर तक का आपको सपोर्ट दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरे भारत में लगभग 302 लाख हेक्टेयर एरिया तिलहन का है। उसमें से इस मिशन के माध्यम से अभी आप वीडियो में भी दिखा रहे थे कि 10 लाख हेक्टेयर एनुअली यानी सालाना हम टारगेट कर रहे हैं कि इसको कवर करेंगे। तो इससे आप एक चीज़ समझ पा रहे हैं कि ये जो 10 लाख हेक्टेयर में उन्नत किस्में, उन्नत बीज और उन्नत तकनीकी को हम ले जाने के लिए कर रहे हैं। इन्हीं 10 लाख हेक्टेयर को देखकर और किसान प्रोत्साहित होंगे और उसको अपनाएंगे। भारत सरकार का हमेशा से यही एम रहता है कि जितना एरिया हम टारगेट करते हैं वो उस एरिया से प्रेरित होकर, उस उपज से प्रेरित होकर, जो इसमें हमने आपने बताया सीफेल्डी है, जो अग्रिम पंक्ति हम कर रहे हैं जो है प्रदर्शन, उसको हर चीज़ को देखते हुए किसान भाई और सेंसिटाइज होंगे और अपना सकते हैं। तो ये तो मुक्त बीज की बात हो गई जिसमें 1 हेक्टेयर तक का हम निःशुल्क दे रहे हैं। दूसरी बात आती है, हमने बताया आपको प्रशिक्षण भी इसमें हम मुक्त दे रहे हैं जी। तीसरी आपने कहा कि जो निष्कर्षण इकाई की बात, अभी मैं कुछ दिन समय पहले ही चर्चा कर रहा था कि 33% तक जो है सपोर्ट मिल सकता है। अच्छा, अभी के समय में मैं आपको बताऊं तो ये जो निष्कर्षण इकाई है, जब आप क्लस्टर में ग्रुप में आते हैं तो जहां पे वो बीसीपी की मैं बात कर रहा था, वैल्यू चेन पार्टनर की, उस एपीओ की मैं बात कर रहा था या उस कोऑपरेटिव की बात कर रहा था, वहां के एक क्लस्टर मोड में एक जो है इकाई वहां पे अपना ले सकते हैं, लगा सकते हैं। आपने बोला कि इसके कैसे उनको मिलेगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके लिए देखिए सारे राज्यों को हमने डिटेल गाइडलाइन जारी कर दी है, बल्कि हमने राज्यों से ये भी आग्रह किया है कि आप इसका एक ओपन एडवर्टीजमेंट कर दीजिए कि भाई जिससे विज्ञापन के माध्यम से लोगों को पता चले कि भारत सरकार ऐसी कोई सुविधा दे रही है, तभी किसान जागरूक होंगे, तभी लोग जुड़ेंगे कि नहीं ये सुविधा मिल रही, हमें इसका लाभ लेना चाहिए। जब तक आप इसको तिलहन को भी लाभकारी एक नहीं बनाएंगे तब तक इतने किसान नहीं जुड़ेंगे। तो इसको लाभकारी बनाने के, मान लीजिए जैसे आपने कहा कि हमने इसको तो उगा तो लिया, अब इसका निष्कर्षण करें, या सरकार इसमें क्या कर रही है। दूसरा मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ दूं, उस समय मैंने नहीं बताया, इसमें एक पार्ट और मुझे भी ध्यान में आया कि इसमें प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान जो चल रहा है, इसमें भी वो प्रोविजन है कि जितना कुल प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्शन का 25% जो है हम एमएसपी पर खरीदेंगे। यानी भारत सरकार, अगर हम बोल रहे हैं तो मैं भारत सरकार या कृषि मंत्रालय की बात कर रहा हूँ कि एमएसपी पे वो प्रोक्योरमेंट होगा। तो एक ये हो गया कि एमएसपी पे 25% खरीदा जाएगा। उसके अलावा भी लगभग जो है एक बोलते हैं भावांतर स्कीम होती है, जिसमें भी जो है आप 10 से 15% तक किसानों को और कवर किया जाता है, जिसमें उनको मंडी प्राइस अगर कम मिल रहा है तो भाव के अंतर को भारत सरकार जो है वो सब्सिडी के माध्यम जो भी अपना वो देती है किसानों को। तो इसमें एक ये भी एश्योरेंस हो गया कि आपको एमएसपी पे भी खरीदारी का एक सुविधा मिल रहा है। सुविधा ये हो गई। उसके साथ साथ जो निष्कर्षण इकाई के लिए जब आपको जो वहाँ का जो कृषि विभाग है, आपके जो आपने पूछा कि कहाँ से मिलेगा, तो जो भी जिले का कृषि विभाग है, जिले में हमने एक डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई हुई है, जिसका जो मुखिया या चेयरमैन कह लीजिए वो कलेक्टर हैं वहाँ के, उनके उसमें कमेटी बनाई गई है जो इसकी पूरी निगरानी भी कर रहे हैं। और उसको हम लोग जिला स्तर पर बोलते हैं DOSM बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑयल सीड मिशन, वो देखता है। वही आप जब राज्यों के स्तर पर चले जाएंगे तो उसको बोलते हैं ESOSM, स्टेट ऑयल सीड मिशन। और जब आप भारत सरकार लेवल पे आ जाएंगे तो वो केंद्र का हो जाता है। तो ये 3 स्तरीय लेवल पे चला, यानी आपको जिले से लेकर समझ लीजिए केंद्र तक इसकी मॉनिटरिंग अच्छे से हो रही है। पहले वो आपके जिलाधिकारी से आप संपर्क कर ले, या जो आपके यहाँ डिप्टी डायरेक्टर जिलाधिकारी, आप वहाँ जाके उनसे संपर्क करेंगे। और मैं अपील भी करूंगा कि किसान भाई इस मिशन से जुड़ें और इसको सफल बनाएं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है। इसके बारे में और जानकारी मैं आपसे लूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए आप सभी बने रहें, देखते हैं कार्यक्रम हेलो किसान। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती,
सबके हाल। सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट। खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। कार्यक्रम हेलो किसान आप देख रहे हैं। कॉलर हैं मध्य प्रदेश हरदा से रामू, उनका रुख कर लेते हैं। रामू जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। रामू जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी जी सवाल पूछिए। रामू जी सवाल पूछिए। रामू जी टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए और सवाल पूछिए। अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए, तकनीकी समस्या की वजह से लगता है उनकी आवाज़ हम तक पहुंच नहीं रही। फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे और अगर आप हमें देख रहे हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। डॉक्टर रामलाल चौधरी जी आपका रुख करते हैं और हम बात करते हैं इन तमाम जो आपने चीज़ें बताई कि फसल चुनाव से लेकर और फसल की कटाई तक तमाम बातों का ध्यान रखना चाहिए, सिंचाई का, पोषण तत्व प्रबंधन का। आफ्टर कटाई की अगर हम बात करें, पोस्ट हार्वेस्टिंग का तरीका कितना महत्वपूर्ण होता है तिलहन मिशन की अगर हम बात करें इस क्षेत्र में? थोड़ा संक्षिप्त में रखिएगा। जी देखिए, फसल की कटाई अगर हम देखें तो वो भी उचित समय पे करनी चाहिए। मैं कहूंगा कि किसान भाइयों को फसल की जैसे बालियां सूखने का इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं कहूंगा कि अगर फसल की बालियां अगर 75% आपकी बालियां सुनहरे कलर की होगी या पीले कलर की होने लग गई तो आपकी फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। अन्यथा क्या होता है, फलियां सूख जाती है और फसल के दाने झड़ने का डर रहता है, इससे काफी नुकसान हो जाता है। इसके बाद में किसान भाइयों को समय पर जैसे उसकी गाही है या जो गाही आप ट्रैक्टर से भी कर सकते हैं, थ्रेसर से आप उसका थ्रेसिंग करके निकाल सकते हैं। तो उस समय भी देखना चाहिए कि अगर फसल में 15-20% मॉइस्चर है उस समय आपको थ्रेसर से करनी चाहिए। जो मुख्य चीज है कि भंडारण की समस्या, तो मैं कहूंगा कि जो भंडारण किसान भाइयों को जब भी मॉइस्चर कंटेंट है वो लगभग 8% के आसपास उसमें मॉइस्चर कंटेंट रखना चाहिए ताकि वो बीज खराब नहीं हो और लंबे समय तक उनको भंडारित किया जा सके। भंडारण के लिए आप जैसे गोडाउन है जो साफ सुथरे होने चाहिए, उसमें चूहे वगैरह जो बिल है उनको बंद कर देना चाहिए, या जो स्टेक करने के मतलब लकड़ी के जैसे रख सकते हैं। यानी कटाई के उपरांत भी तमाम बातें जो मुख्य होती हैं इसको भी किसान भाई ध्यान रखेंगे, तभी उन सभी मिशन को लेकर जो हम कार्यरत हैं उस मिशन में कामयाबी मिल पाएगी। डॉक्टर रामलाल चौधरी जी समय समाप्ति की इशारा कर रहा है, इसलिए इस कार्यक्रम को यहीं विराम देना पड़ेगा। आपका बहुत शुक्रिया, आप समय निकालकर कार्यक्रम में जुड़े और आपने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई। आपका बहुत शुक्रिया सर समय साझा करने के लिए। धन्यवाद जी। डॉक्टर शरद कुमार जी आपका रुख करते हैं और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हम चाहे दूध उत्पादन की बात करें या फिर हम बात करें मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में या जलीय कृषि को लेकर हम बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं, विश्व पटल पर हमारा नाम हो रहा है। और अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हम आयात कर रहे हैं तिलहन के क्षेत्रों में, हम कामना करेंगे कि बहुत जल्दी जो 7 साल का लक्ष्य रखा गया है सरकार उसमें बहुत तेजी से काम कर रही है। किसान भाई भी उसमें बढ़ कर हिस्सा लेंगे और जो आयात कर रहे हैं उसको हम निर्यात में बदलेंगे और आने वाले समय में हम देखेंगे कि भारत का जो खाद्यान्न सेक्टर है वो भी बूम करेगा। आपका बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं सभी जानकारियों से हमारे किसान भाइयों को लाभ मिल रहा होगा। अगले कौन से विषय होंगे जिस विषय को लेकर हम चर्चा करेंगे कार्यक्रम हेलो किसान में, अगले विषय पर एक बार नजर डाल लेते हैं। अगले विषय रहेंगे फसल आय और उत्पादन बढ़ाने के लिए मृदा स्वास्थ्य और संतुलित उर्वरकों का प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप इन सब चीज़ों को बैलेंस बनाकर अच्छी फसल ले सकते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं, कोई संशय है, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि हेलो किसान के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके पास एक मौका है टीवी पे आने का। हेलो किसान कार्यक्रम में आप अपने प्रश्न के वीडियो बना के हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं 8800520717। आपके प्रश्न वीडियो को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा और आपकी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा। इसके अलावा जिन किसान भाइयों के पास
व्हाट्सएप की व्यवस्था नहीं, वो ईमेल भी कर सकते हैं, आप ईमेल भी नोट कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा डीडी किसान के कॉल सेंटर पे भी फ़ोन करके अपने सवाल सुझाव आप दर्ज करा सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे डीडी किसान के कॉल सेंटर का नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक ये नंबर आपकी सेवा में खुला रहता है। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में कोई जानकारी आपसे छूट गई है या दोबारा आप देखना चाहते हैं या अन्य किसानों तक इस जानकारी को प्रसारित करना चाहते हैं, डीडी किसान का यूट्यूब चैनल इस्तेमाल कीजिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं, इसको स्कैन करें, सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी दिखाई गई हर एक जानकारी को आप दोबारा से कहीं पर भी बैठकर कई किसानों के साथ देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के कार्यक्रम हेलो किसान में बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा, फिर से हाजिर होंगे नए विषय, नए मेहमान, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी किसान के साथ। नमस्कार। मखाना, जिसे काला हीरा भी कहा जाता है, एक तरह का जलीय पौधा है। हमारे देश में मखाने की 80% खेती बिहार में की जाती है। बिहार में मखाना का उत्पादन करने वाले मुख्य जिलों में दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, अररिया, सीतामढ़ी, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार हैं। खेती की बात करें तो मखाना की खेती या तो जल जमाव वाले क्षेत्र में, जिसकी गहराई 4 से 6 फीट हो, या फिर खेतों में अन्य फसलों की तरह ही की जाती है। बता दें कि मखाना की खेती और इससे जुड़े तमाम क्रियाकलापों को सरकार खूब बढ़ावा दे रही है। इस बार के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की गई है। ये बोर्ड मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन के लिए समर्पित होगा। मखाना किसानों को किसान उत्पादक संगठनों में संगठित करना इस बोर्ड का उद्देश्य रहेगा। साथ ही मखाने का उत्पादन व गुणवत्ता बढ़ाना, प्रोसेसिंग और टेक्नोलॉजी के माध्यम से कठिनाइयों को दूर करना भी मखाना बोर्ड का उद्देश्य रहने वाला है। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले गुड़ के भाव। उत्तर प्रदेश की अयोध्या मंडी में गुड़ का भाव रहा 4,450 रुपये प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में गुड़ 4,525 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। उत्तर प्रदेश की कन्नौज मंडी में गुड़ के सौदे 4,150 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं तिल के भाव। गुजरात की हलवद मंडी में तिल का भाव रहा 9,000 रुपये प्रति क्विंटल। गुजरात की दीसा मंडी में तिल 9,505 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। गुजरात की जामनगर मंडी में तिल के सौदे 10,525 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब पालक के भाव की जानकारी। हरियाणा की मुस्तफाबाद मंडी में पालक का भाव रहा 800 रुपये प्रति क्विंटल। हरियाणा की नारनौल मंडी में पालक 1,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। हरियाणा की करनाल मंडी में पालक के सौदे 800 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। उन्नत तिलहन उत्पादन तकनीक पर इस बार देखिए कृषि चौपाल मेरे साथ रंगीले राजस्थान की धरती से। 13 दिसंबर शनिवार दोपहर 2 बजे डीडी किसान पर। सारे जीव पता नहीं अज्ञान में भटकते रहते हैं, लेकिन अपने स्वरूप की प्राप्ति करा देने वाले ज्ञान के द्वारा उनको हम सद्गुरु कहते हैं। ऐसे सद्गुरु की जो पादुका है उनकी हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। श्री गुरु पादुका स्तोत्रम
प्रवक्ता स्वामी तेजोमयानंद जी। 28 नवंबर 2025 से प्रारंभ, प्रतिदिन प्रातः 6 बजे केवल डीडी नेशनल चैनल पर। देवांचल की प्रेम कथा सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।